नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी। और आज फिर हम लोग थोड़ा बाजार की बात, आर्थिक व्यवस्था की बात, इकोनॉमी की बात और ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसकी बात। प्रोफेसर अखिल स्वामी से हम जरा समझना चाहेंगे, जो ये अडानी गेट बोलिए, अडानी सागा बोलिए, अडानी क्राइसिस बोलिए, जो ये क्राइसिस चल रही है, वेदर इट इज ओवर और अभी आने वाली है, पोस्टपोन है, वो उस पर बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले थोड़ा ये समझाइए कि कल परसों फिर एक राहुल गांधी का ट्वीट आया और उसी से रिलेटेड चीजें आ गई कि जो एक एलरा कंपनी है जो बाहर उस 38 कंपनीज में एक कंपनी इनकी अडानी की कंपनी है, शेल कंपनी, और उसने भी निवेश कर रखा है उन कंपनी में अडानी की जिसको भारत के रक्षा सौदे मिले हुए हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हिंदुस्तान के हैंडल कर रही है उसमें, और वो भी एवरीथिंग इज नॉट अबव बोर्ड। तो थोड़ा वो उसको ठीक से एक समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर मैं आगे कुछ प्रश्न मेरे मन में है। नहीं, देखिए आनंद जी, वास्तविकता में लेरा का प्रश्न नहीं है ये। प्रश्न तो है, अभी रोज प्रश्न उठेंगे, रोज नए नए खुलासे होंगे, भारत में भी खुलासे होंगे, विदेश में भी खुलासे होंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते आए, अगर एक विस्तृत जांच हो जाए और ये विस्तृत जांच भारत के रेगुलेटर्स करें, सेबी करे, ईडी करे, तो हमारी प्रतिष्ठा बच सकती है। अभी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। देखिए, असली मुद्दा जो है, जो पैसा आया वो किसका है, कहां से आया? स्मगलर्स का पैसा तो नहीं है, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनका पैसा तो नहीं है, दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है, जो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पैसा है किसका? मनी ट्रेल क्या है? देखिए, अगर हमने ये एक प्रतिष्ठा बनाई होती भारतवर्ष की, अगर ये प्रतिष्ठा होती कि हम लोग कार्रवाई नहीं करते, हम लोग ईडी से जांच नहीं कराते, हम सेबी से जांच नहीं कराते, तो बात अलग थी। लेकिन हमारी जो भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में पूरे विश्व में भारत का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। अगर इसमें जांच हो जाती, अगर सेबी इसमें कार्रवाई कर देती, अगर इस ईडी उठा के गौतम अडानी को 15 दिन के रिमांड में ले लेते और उनसे पूछताछ करते, अगर रजिस्ट्रार ऑफ द इशू में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया जाता, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं फर्जी हैं, और मॉरिशस जाके पता चला लिया होता कि वहां पे शेल कंपनीज का क्या रूप है, पैसा कहां से आया और कहां गया, अगर ये जांच हो जाती तो देश की प्रतिष्ठा बच जाती। मेरे को चिंता ये बात की नहीं, अडानी की मुझे कोई चिंता नहीं है, अडानी एंटरप्राइज की भी मुझे कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने पैसा लगाया भुगतें, शेयर मार्केट में तो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो हो जाएगा, कोई मुझे समस्या नहीं है। मुझे जो समस्या है वो ये है कि जो भारत के रेगुलेटर्स हैं, जो एक एक करोड़ के हेर फेर में जांच करते हैं, रिमांड पे ले लेते हैं, एक एक्यूज्ड के कहने पे कि एक मंत्री 100 करोड़ की घूस मांगता था, उसको 1.5 साल तक जेल में रख सकते हैं। वो संस्थाएं जो कि अगर कोई लड़की कविता पढ़ती है उसको जेल में डाल सकती है, उसको जेल में डालने की कोशिश कर सकती है, उस पर एफआईआर लिखा सकती है, तो जहां पे पूरा अंतरराष्ट्रीय जगत चिंतित है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? असली चिंता इस बात की है कि रेगुलेटर्स की प्रतिष्ठा गिर रही है और भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। तो चाइना के बारे में जी, नहीं प्रोफेसर साहब, मैं बीच में एक चीज पूछ ले रहा हूं, फिर आप उसको भी जैसे एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच, जो आरोप लगे थे उस पर जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जो मेरी समझ है, जो रेफरेंस पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का, वो केवल रेगुलेटर से कहा गया है कि आपने अपने जो मार्केट रेगुलेटर का काम है वो आपने ठीक से किया कि नहीं किया, नहीं किया तो कहां कहां वायलेशन हुआ, ये पूछा गया है। जो इनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने फिक्टिशियस वो किया, उस पर कोई जांच अभी तक नहीं हो रही है, जो मेरी समझ है। इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, देखिए आनंद जी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, जो उसने किया हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके कोई असम्मान की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनके अपने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स हैं और उनके अपने रेगुलेटर्स अलग हैं, उनके निवेशक अलग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अलग हैं, एफडीआई अलग हैं। तो हम जो हमारे पे नजर है इस समय विदेशी निवेशकों की, भारत पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे नजर है। सुप्रीम कोर्ट क्या जांच कराती है, किस दायरे में कराती है, वो एक अलग मुद्दा है, वो भारत के अंदर का मुद्दा है। लेकिन अगर अभी तक हम लोग सुनते आए थे कि चाइना के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उनका रेगुलेशन सही नहीं है और उनकी बैलेंस शीट को पढ़ के हम ये नहीं बता सकते कि उसको कितना विश्वास किया जाए। अब ये प्रश्न भारतवर्ष में तो आज तक उठा नहीं,
सत्यम के केस में आपको पता है, रामलिंगा राजू के केस में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, बोर्ड को रिप्लेस कर दिया था और प्रतिष्ठित लोगों का बोर्ड बनाया था, और उसमें जिस प्रकार से एसेट्स को टेक ओवर न करके कंपनी को ट्रांसफर किया गया था टेक महिंद्रा, जिससे एम्प्लॉइज की नौकरी भी बच गई थी, भारत की प्रतिष्ठा भी बच गई थी, और विदेशी जो ऋण देने वाले थे उन्होंने भी भारत पे विश्वास अडिग उनका रहा था, क्योंकि भारत सरकार ने और सेबी ने उस समय वो निर्णय लिया था जो उसको लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस का कोई यहाँ पे प्रश्न नहीं है, आप कुछ करा लीजिए, आप कोई नौटंकी कर लीजिए, आप किताब को बंद कर दीजिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत में मान लेंगे, आप इलेक्शन में फायदा उठा लेंगे? हो सकता है उठा लें, कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कोई गलती नहीं हुई, लेकिन विश्व के पटल में भारत की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेपुटेशन है, और सेबी की जो रेपुटेशन है, उसका क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2024 में अगर सत्ता बदल गई तो, अगर ये पूछा जाएगा, सेबी के चेयरपर्सन को बुला के सम्मन किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, कि जब मार्केट के अंदर 1600 रुपए का शेयर प्राइस था तो 3200 रुपए में आपने अप्लाई कैसे करने दिया लोगों को? उन निवेशकों को बुला के पूछा नहीं कि बेटा इसके पीछे मकसद क्या है? और जो एसबीआई ने और एलआईसी ने ये पैसा लगाया, जब मार्केट में 1700 रुपए का शेयर था और 3200 रुपए में लिया, अगर शेल कंपनीज की बात हो रही है और मॉरिशस गवर्नमेंट कह रही है कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आइए और जांच कर लीजिए, आप जांच कर क्यों नहीं रहे? तो केवल अगर भारत का मामला होता, 1000-2000 करोड़ों का मामला होता, तो चलिए हम अपने दिल पे पत्थर रख लेते, हम कहते कि चलिए 1000-2000, यहाँ तो लाखों करोड़ का मामला है और 60% पैसा विदेश से उठाया है। जो कुछ पत्रकार कह रहे हैं, कुछ चैनल्स कह रहे हैं साहब केवल 40% इंडिया का एक्सपोजर है, ये तो और दुखद कारण है। अगर 100% इंडिया का एक्सपोजर होता तो विदेश वाले इतने चिंतित ना होते। अब तो 60% एक्सपोजर उनका है। बॉन्ड प्राइसेस जो हैं क्रैश कर गए हैं। अब आपके फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है, इसलिए खरीद फरोख्त करके कभी उठा देते हैं, कभी गिरा देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर लालच में फंस के अंदर हो जाता है, फिर आप उसको बेच के गिरा देते हैं। तो खेल इसलिए हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं है। तो जांच जो है, देखिए, एक होती है नैतिकता और एक होती है मुंह छिपाने वाली बात। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, जांच में कुछ निकले ना निकले, लेकिन हिंडनबर्ग का जवाब कैसे देंगे आप? जॉर्ज सोरोस का जवाब कैसे देंगे? सिटी बैंक का कैसे जवाब देंगे आप? जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसका? तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दुनिया खराब है, केवल अडानी जी अच्छे हैं। जांच कराइए ना, पूरी जांच कराइए। ये तो अडानी जी के हित में है। अगर मैं अडानी जी की जगह होता, मान लीजिए मैं होता या आनंद जी आप होते, और आपके खिलाफ अखबारों में छप रहा होता कि आपने शेल कंपनी बनाई, लाखों करोड़ों का घपला कर दिया, हम हाथ जोड़ के कहते, टेलीविजन में आके कहते ये जांच करा लीजिए, अगर 1 रुपए में निकले तो जेल में डाल दीजिए। यहाँ तो अडानी जी कह रहे हैं नहीं, जांच से हमें कोई परेशानी नहीं ली, ये हम नहीं कहेंगे, अब गलत नहीं है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, अडानी जी का जहां जहां नाम आता है उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। ये कौन सा ट्रांसपेरेंसी है? अडानी जी क्या राष्ट्रीय हो गए हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए हैं? अरे अडानी जी एक अदना से पूंजीपति हैं, उन जैसे हजारों पूंजीपति देश में हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा एक और था, एक टर्म और है जो आपने कहा ना, एक सीना जोरी भी एक टर्म है, मैं करूंगा सीना जोरी भी। लेकिन मेरा एक और प्रश्न था, अमेरिका का जो एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक है, उसका जिस तरह से वो टूटा और खत्म हो रहा है, उसके इफेक्ट भी हिंदुस्तान में क्या उसकी झनकार सुनाई देगी, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी? नहीं, बिल्कुल सुनाई देगी। देखिए, कारण आप समझिए, कोई भी बैंक अगर डूबता है उसके मुख्य कारण ये होते हैं कि उससे डेट ट्रैप में आ जाता है, और वो डेट ट्रैप में आ गया। डेट ट्रैप में क्यों आ गया? उसकी वजह से यह है, वहां पे इन्वेस्टमेंट किसने किया था, पैसा किसने लगाया था? स्टार्टअप्स ने लगाया था, नए एंटरप्रेन्योर्स ने लगाया था। उन स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योर्स में भारत के निवेशक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वहां सिलिकॉन वैली है उसमें जो भारतीय लोग हैं, युवा हैं, बहुत ज्यादा हैं, उनका पैसा भी लगा हुआ है। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसकी वजह से जो आपको, अच्छा, फंड की कॉस्ट आपकी थी बहुत ज्यादा, सिलिकॉन वैली बैंक की, जेपी मॉर्गन की फंड कॉस्ट बहुत कम थी, वही बैंक सफल होगा जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा थी। तो अगर वो फेल होता है, जैसे सब प्राइम क्राइसिस आपको याद होगा 2007-8 में जो हुई थी, तो हमारी समस्या तो थी नहीं, वो अमेरिका की समस्या थी। हमारे मार्केट 40% क्रैश कर गए थे, लोगों ने पैसा विड्रॉ किया था। तो रुपए वीक होगा कि नहीं होगा? अगर रुपए वीक होगा तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी कि नहीं होगी? क्रूड आपको ज्यादा दाम पे खरीदना होगा कि नहीं खरीदना होगा? तो ये कहना कि साहब ये बड़े खुश हो रहे हैं, कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि सब अमेरिकन बैंक फेल हो गए, अडानी जी के तो शेयर बढ़ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब पूरा मार्केट टूट रहा है, अडानी जी के शेयर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि हेर फेर हो रहा है।
घपलेबाजी हो रही है। अच्छा, पूरा विश्व, अगर आप ये बैंक वहां टूटते हैं और वहां कम से कम बाइडेन आके राष्ट्र को संबोधित तो करते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक केयर एंड बैंकिंग सिस्टम इज इन कंप्लीट ऑर्डर। हमारे प्रधानमंत्री एक बार आके संबोधित तो कर लें देश को, देश की चिंताएं तो खत्म कर दें कि अडानी जी बिल्कुल निर्दोष हैं, अडानी जी पे कोई ईडी की इंक्वायरी, सेबी की इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, और मैं पूरी तरह से इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि अडानी जी की कोई गलती नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की क्या आवश्यकता है? भाई अगर जांच नहीं हो रही है, इसका माने माननीय प्रधानमंत्री जी ये महसूस करते हैं कि अडानी जी का कोई दोष नहीं है, वरना तो आरोप भी कोई लगा दे। अच्छा, दूसरी बात आप आनंद जी ये सोचिए, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईडी के पास जाके एप्लीकेशन देना चाहते हैं, और ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है ईडी के, ये उसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जाके वहां पे कंप्लेंट दे सकता है, और 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे रहे हैं तो 3000 पुलिस वालों से आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं। अरे कंप्लेंट लीजिए, कंप्लेंट की इंक्वायरी कराइए, कहिए कि अडानी जी की कोई गलती नहीं है, जॉर्ज सोरोस को इंटरपोल से पकड़वा दीजिए, जॉर्ज सोरोस को पकड़वा दीजिए, हिंडनबर्ग को पकड़वा दीजिए, सारे विदेशी संस्थाओं को पकड़वा दीजिए, लेकिन अडानी जी को बचाने के लिए कम से कम देश की प्रतिष्ठा को तो मत गिराइए। जी जी जी, मैं प्रोफेसर इसमें से एक बात और निकल रही है, वो ये कि पुराने केसेस भी कुछ हैं जो डीआरआई के सामने हैं, जो अडानी जी के ऊपर चल रहे थे और उस पर अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है, और वो इंक्वायरी चली जा रही है। अच्छा, अब चूंकि जांच इस तरह की बातें होने लगी हैं, लोग लेंस देके ढूंढ रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे उजागर हो रहा है कि भाई इनके ऊपर तो ऑलरेडी काफी इंक्वायरी चल रही है, जांचें चल रही हैं, उसका क्या हुआ ये भी नहीं पता है। तो उस पर एक अगर मतलब कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि उसको भी कारपेट के नीचे कर दिया जाएगा। नहीं आनंद जी, देखिए जो बोफोर्स का काम हुआ, वीपी सिंह ने बोफोर्स को बात की, 2G 3G की बात की, जीजा जी की बात की, भाई बात की ना, और चुनाव में फायदा ले लिया अपोजिशन ने। अब बाद में तो कुछ प्रूव नहीं हुआ, ना बोफोर्स में प्रूव हुआ, ना 2G में हुआ, ना जीजा जी में हुआ, ना 3G में हुआ, ना कोल किसी में नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ किसी में कुछ प्रूव नहीं हुआ। प्रूव होना ना होना तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इलेक्शन में आज की तारीख में भारत का रिक्शे वाला भी और गरीब से गरीब आदमी भी ये समझ गया कि अडानी में कुछ घपला है। तो ये तो मोदी जी के हित में है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हित में है कि इलेक्शन के पहले 1 साल बाकी है अभी इलेक्शन में, अरे एक विस्तृत रिपोर्ट करा दें कि कोई शेल कंपनीज नहीं है, जो ये अंबुजा सीमेंट खरीदी गई है ये गौतम अडानी की कंपनी है और इसके बड़े भाई की नहीं है, जो देश का नागरिक ही नहीं है। अगर इसमें पैसा गौतम अडानी के बड़े भाई का लगा है जो भारत का नागरिक नहीं है और विदेश में रहता है, उसको पकड़ेंगे कैसे आप? फिर क्या उसी तरह से जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जब वहां बैठे हुए हैं, विजय माल्या लंदन में कॉफी पीते हैं, उसी तरह से ये भी जाके कॉफी पियेंगे और ये कहेंगे इलेक्शन के पहले हम पकड़ लाएंगे, वो नहीं पकड़े जाएंगे। तो ये तो भारत के हित में है, ये तो राष्ट्र हित में है, ये तो मोदी जी के हित में है, ये सबके हित में है कि जांच हो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको लिमिट भी कर दिया है, तो मोदी जी को कौन रोकता है, सेबी को कौन रोकता है, ईडी को कौन रोकता है? ये थोड़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ईडी और सीबीआई वही करेंगे। अरे ईडी रेड करे, गौतम अडानी को 15 दिन की रिमांड मिले और वहां जाके पूछे, और आप जैसे पत्रकारों को बुलाए और कहे कि आप भी प्रश्न पूछिए और अपनी जितनी आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसके प्रश्न पूछिए, और अडानी जी अगर सिद्ध करते हैं वो निर्दोष है तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और नहीं सिद्ध करते हैं उनको 2-3 साल के लिए अंदर कर दीजिए। क्या परेशानी? अडानी जी हमारे कौन से महत्वपूर्ण है? जी जी, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा था। कुछ ऐसा हो रहा है कि सरकार अपना जो भविष्य है वो अडानी जी के साथ बांध रही है, और मतलब वो साफ जाहिर हो रहा है कि पुरजोर कोशिश है अडानी जी का किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन या किसी तरह की जांच न करने का। मैं दर्शकों को बता दूं कि जब जिस समय बोफोर्स की जांच हुई थी, जो अभी तक माना गया था कि बोफोर्स में बहुत बड़ा घपला हुआ, उस 64 करोड़ रुपए के जांच के लिए कांग्रेस के ने जिसने जांच के आदेश दिए थे उसके 400 से ज्यादा एमपी थे। राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा एमपी थे, लेकिन क्योंकि बात मॉरलिटी की थी उन्होंने जांच करवाई थी, जेपीसी उन्होंने की थी। मैं प्रोफेसर सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, इज द क्राइसिस इज ओवर या इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं ना 60%, बहुत से लोगों का मानना है जो इसके जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो जो मेन हिट हुआ है वो हिट ही नहीं हुआ है, अभी तो इट इज जस्ट द स्टार्टिंग। आपको क्या लगता है विथ योर एक्सपीरियंस? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ये बहुत बड़ा दावानल है
और अभी तो केवल उसके थोड़े थोड़ी चिंगारियां निकल रही हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत बड़ा कांड है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये जांच हो जाएगी तो मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और हम ये हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए, 8 साल के अंदर एक कंपनी जो छोटी सी कंपनी थी, और आप जानते हैं इक्विटी डेट रेशियो कितना महत्वपूर्ण होता है जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं। आपको 1 रुपया लगाना पड़ता है तो बैंक आपको 2 रुपए का लोन देता है। 1 रुपए जो आप लगाते हैं उसमें कम से कम 25 पैसे प्रोमोटर्स के होने चाहिए, 75 पैसे की इक्विटी फ्रेंड एंड रिलेटिव से या बाकी पब्लिक से उठा सकता है। यहां लाखों करोड़ों आपने उठा लिए बैंक से, तो इसका माने इक्विटी लाखों करोड़ की आपके पास कहां से आई? और ये लाखों करोड़ों की जो पूंजी आई, आपने अचानक 8 साल में इसको इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लिया? इसका माने शेल कंपनीज तो हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है 2024 तो अभी गया नहीं ना, तो ये मोदी जी के हित में है 2024 के पहले रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट करके सबका मुंह बंद कर दें। अगर 2024 में मान लीजिए सत्ता बदल जाए तो आप सोचिए क्या होगा। जब एक कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए कल, जी जी जी, अगर रघुराम राजन प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मान लीजिए, मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूं, या नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और जिस तरह से लोगों को 1.5 साल 2-2 साल जेल में रखा गया है बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी उसके, और कोर्ट ने कहा है इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता, और जो विश्व का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें अगर इंक्वायरी नहीं होती है तो इन लोगों का क्या हश्र होगा? तो इसलिए अपनी रक्षा के लिए ये जरूरी है, बीजेपी के लिए जरूरी है, माननीय मोदी जी के लिए जरूरी है, अडानी जी के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, विश्व में अपनी देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आए, और जिससे 2024 के पहले मोदी जी ये कह सकें कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, सेबी ने कोई गलती नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू है, रिपोर्ट है, उसको अलग छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, वो जो मनाए करें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारे लिए मान्य है, हम उसको शिरोधार्य कर लेंगे, विश्व थोड़ी मानेगा। प्रोफेसर साहब, एक मेरे मन में एक थोड़ी, आपको लगेगा कि बहुत बचपने जैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी मन इसको पूछ ले रहा हूं। जो आपने कहा ना कि इक्विटी डेट रेशियो, कि अगर मैं बैंक के पास जाता हूं तो बैंक कहता है कि तुम 200 रुपए का माल रखो, जमानत दो, तो अब हम तुम्हें 100 रुपया दे देंगे, ये आम समझ है। लेकिन 200 रुपए का जब माल रखो तो जो अडानी के शेयर हैं वो 1 रुपए का शेयर उन्होंने 4000 कर दिया था। तो अडानी जी का तो 1 ही रुपया का था, वो मार्केट में 4000 था, और उस 4000 के अगेंस्ट उन्होंने 2000 रुपया कर्जा ले लिया। तो ये भी कायदे से तो उनका 1 ही रुपया लगा है, जिसके अगेंस्ट वो 2000 रुपया लिए हुए हैं। ये मैं एक बहुत ही साधारण सा बेवकूफी वाला सवाल आपसे कर रहा हूं, लेकिन जरा इस पे भी समझ लूं मैं, क्योंकि वो 1 रुपी शेयर। नहीं, ये आनंद जी, दोनों मुद्दे थोड़े अलग हैं। हाँ, जरा इसको समझा दीजिए। देखिए, जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो 3 चीजों के आधार पर आपको लोन देता है। पहली चीज ये देखता है कि जो मॉर्गेज आप करके लोन उठाएंगे उसकी कीमत लोन से ज्यादा हो। ठीक है। जैसे 1 करोड़ का हाउसिंग लोन लेने जाएं और आप कहेंगे 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, वो कहेंगे हम 60 लाख का लोन देंगे, 40 लाख आप लगाइए। ठीक है, एक सिक्योरिटी ये हो गई। दूसरी वो मांगता है कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये प्रतिष्ठा पे डिपेंड करता है। तो वो कहता है ठीक है, ये तो हमारी सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा 1 करोड़ के LIC के प्रीमियम, अपनी वो पॉलिसी हमें जमा करा दीजिए। अगर ये नहीं डूबा, ये पैसा डूबा, तो 1 करोड़ की हम, और तीसरा लेता है पर्सनल गारंटी। इन दिनों से भी अगर पैसा वसूल नहीं हुआ तो आपकी जो पर्सनल बाकी एसेट्स हैं जो हमें मॉर्गेज नहीं है, हम उनसे भी रिकवरी सर्टिफिकेट लेके रिकवरी कर सकते हैं। ये 3 तरह के एसेट्स होते हैं। यहां जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि जब आप 1 करोड़ लेने गए तो 40 लाख की तो इक्विटी आपको लगानी थी, 60 लाख का लोन मिलता। अभी मैं मॉर्गेज की और कोलेटरल सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रहा, अभी 1 करोड़ के लोन में 40 लाख आपको लगाना था। जब आपने मार्केट से 6 लाख करोड़ उठा लिए, इसका माने कम से कम 3-4 लाख करोड़ तो आपके पास इक्विटी होनी चाहिए थी। 3-4 लाख करोड़ भी चलिए आपने शेयर मार्केट से उठा लिए, लेकिन उसमें भी 25% तो आपकी होनी चाहिए थी। तो 8 साल के अंदर जिस आदमी के पास 15-20 हजार करोड़ की वर्थ थी, उसकी वर्थ 2 लाख करोड़ कैसे उसने इक्विटी में लगा दिया? तो एक तो हो गया कि जो आपने मॉर्गेज करके शेयर्स को प्लेज करके लोन उठाया, वो एक अलग मुद्दा है। मैं जो उठा रहा हूं, मैंने मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाहूँ 1000 करोड़ का, और मैं बैंक में जाऊं,
तो मैं कहूंगी साहब 600 करोड़ का लोन दीजिए, 400 करोड़ रुपए मैं मार्केट से उठा लूंगा। वो कहेंगे यार वो तो तुम 400 करोड़ उठा लोगे, तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैं कहूँ साहब मेरे पास तो 10 लाख रुपए है। अरे तो सेबी के रूल के हिसाब से जो मेरे को पैसा लगाना है 40 करोड़, उसमें से कम 10 करोड़ तो मेरा होना चाहिए। मुझे एसेट दिखाने पड़ेंगे, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट दिखाने पड़ेंगे कि ये सर ये रखा है 10 करोड़, और इसके बाद मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा। और अगर ये पैसा नहीं उठा इक्विटी या डेट से, तो मेरा 10 करोड़ भी डूब जाएगा। ये रिस्क मैं ले रहा हूं। यहाँ पे सारी की संपत्तियां, जो सरकारी संपत्तियां, वो आपने लीज पे दे दी एक तरह से अडानी जी को, सारी सरकारी संपत्तियां। अच्छा, ये सरकारी संपत्ति जो आपने ली, भारत के बैंक आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से लोन नहीं दे सकते थे, आपने विदेश से लोन उठा लिए। और वो क्योंकि आपकी अचानक उसकी वैल्यू बढ़ाते गए शेयर की, और शेयर रख के प्लेज आप और लोन उठाते चले गए। तो आप बात कर रहे थे कि डेट ट्रैप में फंस गई अमेरिकन कंपनीज, वही डेट ट्रैप तो ये है। जी जी, ये शेयर प्राइस से रोकने के लिए आप ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल। और एक आपने शायद या तो हम लोग उसको कहते नहीं है, लेकिन एक और होता है हिंदुस्तान में लोन लेने के लिए कि मैं साहब को जानता हूं। तो साहब के यहां से अगर मैं जानता भी हूं और अगर इशारा भी हो जाता है, तो फिर ये कोलेटरल बेमानी चीजें हो जाती हैं। आगे इस पे और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये एक बात मैं सर कह दूं, आनंद जी एक बात कह दूं जी, ठीक है, आप साहब को जानते हैं, लेकिन साहब 2024 में चेंज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो लोग फंसेंगे ना, वो साहब नहीं जाएंगे, साहब तो पॉलिटिशियन है, वो तो निकल लेंगे। इसमें सेबी के चेयरपर्सन भी जांच के दायरे में आएंगी, और जो एसबीआई के और एलआईसी के चेयरमैन हैं जो आज बहुत खुश हैं, वो भी जांच के दायरे में आएंगे, वो भी जेल जा सकते हैं। तो इसलिए फाइल में दस्तखत करने से पहले हर सरकारी अधिकारी को, और जो पब्लिक ट्रस्ट को कैरी कर रहा है उसके अधिकारी को, ये सोच लेना चाहिए, अगर डेस्टिनी चेंज हुई, बहुत सारे अफसर और बहुत सारे मंत्री जेल में रहे, बल्कि ये आपके यूपीए के टाइम में उनके खुद के मंत्री कनिमोझी भी और राजा भी जेल में रहे, जबकि दोष मुक्त हुए। जांच हुई, पाटिल साहब ने रिजाइन किया, पवन बंसल ने रिजाइन किया। यहां ना कोई रिजाइन करता है, ना कोई जांच होती है, और जो अगर गड़बड़ होती है तो विपक्षी के यहाँ एक रेड हो जाती है। कभी लालू यादव की जो बहू है, जो प्रेग्नेंट है, उसको 16 घंटे ईडी अपने दफ्तर में उठा लेती है। अरे अडानी जी तो प्रेग्नेंट नहीं है, उनको बुलाइए अपने दफ्तर में, 16 घंटे बिठाइए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। आगे अभी तो बहुत सी चीजें और समझनी है आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।